Hello, dear friends and students. Welcome all of you in our YouTube channel in e-teacher. आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हम बीए फर्स्ट ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पेपर पढ़ रहे हैं जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है। आज हम इसका यूनिट थर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग अगर जो इस यूनिट को पढ़ना चाहते हैं उसके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और थर्ड यूनिट को समझने के लिए फर्स्ट और सेकंड यूनिट को पढ़ना है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप उनको ज़रूर देखिए, उसके बाद थर्ड यूनिट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंटेंट्स की ओर कि इसके सिलेबस क्या क्या है। डियर स्टूडेंट, तो थर्ड यूनिट में सिलेबस इस प्रकार से है। पहला है कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और साथ में इसका मीनिंग क्या है। सेकंड, उसके बाद इसमें टॉपिक है कि एलिमेंट्स एंड बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड टॉपिक है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके दो टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इनके मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या क्या है दोनों के। फिर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कुछ थीरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमने पढ़नी है, इनको ब्रीफ में करना है। पहली है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फिर दूसरी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और थर्ड है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में इसका मीनिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। आपने इंट्रोडक्शन अपने भाषा में लिखिए कि किस प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ये इंट्रोडक्शन देनी है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले। फिर हम डायरेक्टली इसके मीनिंग की ओर चलेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है वो ड्राइव्ड किया गया है जो वर्ड है ऑर्गेनिसिज्म से, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स शेयरिंग कॉमन एक्टिविटी। तो इसको साधारण भाषा में मैं आपको पहले समझाता हूँ कि साधारण भाषा में बोलते हैं कि जब दो से अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अब इकट्ठा होके जब वो एक दूसरे की सहायता से किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे जैसा लिखा कि ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट, तो शेयरिंग कॉमन एक्टिविटी मतलब है कि जब आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो तो आप एक स्टूडेंट का ग्रुप बनाते हो, एक एम्प्लॉइज का ग्रुप आपने देखा होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रुप देखा होगा, हेल्थ ग्रुप देखा होगा, पेंशन ग्रुप देखा होगा। ये सभी ग्रुप एक जो लोग हैं इकट्ठे किस लिए हुए हैं, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि किसी को पेंशन चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, तो वो ग्रुप बनाते ताकि उनकी आवाज़ आगे बढ़े। तो यहाँ देखा होगा कि एक से अधिक लोग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तभी फॉर्म होती है, याद रखना, कि जब एक से अधिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने बीच में क्या करते हैं, वो अपने अपनी ड्यूटीज, अपने अपने वर्क डिवाइड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ कुछ डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन को आपने याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और आपने पेपर राइटिंग में जरूर इनका जिक्र करना है। जैसे मौनी ने क्या बोला, बोला ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पज। तो ये बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में मौनी ने बोला कि जो इंसान होता है ना, ह्यूमन, उसकी किसी भी प्रकार के एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो, फेसबुक ग्रुप बना लेते हो, या ऑफलाइन बेस पे जैसे कोई ग्रुप बनता है, एम्प्लॉयज का बनता है, कोई किसी फीमेल्स का बनता है। तो जितने भी किसी भी प्रकार के जब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब एक से अधिक लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और अटेन करने की कोशिश करते हैं किसी कॉमन पर्पज को, जो उन्होंने पर्पज, अब देखो किसी ग्रुप में आप इसलिए जुड़ते हो जब वहां पे आपको कुछ अपना पर्पज लगता है, आपको लगता है ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, तो सभी आप लोग इकट्ठा होकर उस पर्पज को पाने की कोशिश करते हो। वहां पे अपने अपनी ड्यूटीज, अपने अपने वर्क डिवाइड करते हो, और सबका कॉमन एफर्ट जब वो उस कॉमन पर्पज को अचीव करने के लिए लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो चुकी है। तो आगे जैसे साइमन में यहाँ पे भी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बाय ऑर्गेनाइजेशन वी मीन ए प्लान्ड system of cooperative effort in which each participant has recognized role to play and duties and tasks to perform। देखो साधारण भाषा जैसे मैंने ऊपर बोला था, ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लान, आप सोच समझ के किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो। आप ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे या ऐसे ही ब्लाइंडली किसी को ज्वाइन करते हो, नहीं। जब कहीं आप किसी को ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, इसके अलावा जो ऑफलाइन ग्रुप्स होते हैं, वहां पे आप जब ज्वाइन करते हो आपका एक प्लान होता है और कोऑपरेटिव फोर्स होता है। उन सभी लोगों जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका एक कोऑपरेटिव, एक मेल जोल या तालमेल करके वो अपने अपने रोल डिसाइड करते हैं कि मैं ये वाला काम करूंगा, इसको ये वाला काम दिया जाएगा। वो सारी ड्यूटीज जो होती है डिफाइंड होती है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी लोगों का सिचुएशन बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं साधारण भाषा में ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं कि वो संगठन फॉर्म हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म हो जाती है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, या जो हमारे ऑथर है वो क्या मानते हैं कि किसके आधार पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म
होती है या उसमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अकॉर्डिंग टू एल.डी. व्हाइट बोलता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें पर्सन्स होंगे। मतलब लोगों के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि अगर लोग होने चाहिए, 2 से अधिक लोग होने चाहिए तभी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड होगी। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि उसमें कंबाइंड एफर्ट्स होंगे। आप बोलेंगे अगर 10 से ज़्यादा 20 लोग हैं तो वो एक लोग का ही या किसी एक इंसान का एफर्ट नहीं होगा। वो सबका एक कंबाइंड एफर्ट होगा जो उन्होंने उसको पाने का प्रयास करेंगे, जो उन्होंने एक कॉमन पर्पस निर्धारित किया होगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू एल.डी. व्हाइट। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सी.आई. बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड। तो उन्होंने भी क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ होगी कॉमन पर्पस। बिना किसी टारगेट के, बिना किसी एम के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हो सकती है। उसके बाद क्या होता है सेकंड इसमें कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। कम्युनिकेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन 2 से अधिक लोग इकट्ठे हुए, तो उन्होंने किसने क्या काम करना है, क्या ड्यूटी किसी को असाइन करनी है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, एक डिस्कशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद जो थर्ड पार्ट ये बोल रहे हैं कि विलिंगनेस टू सर्व। तो विलिंगनेस टू सर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग जुड़े हैं, तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ोगे जहाँ पे आपका कोई कॉमन पर्पस होगा, जहाँ पे आपका कोई टारगेट फुलफिल होगा, वहाँ आप कम्युनिकेट भी करोगे। तो ऐसी स्थिति में जो काम आपको दिया जाएगा उसको करने के लिए आप विलिंग होंगे। लेकिन कई बार अगर ऐसी स्थिति हो कि आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ दिया जाए जहाँ पे आपका कोई टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा, जहाँ पे आपका कोई पर्पस भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ विलिंग नहीं होंगे सर्व करने के लिए। तो ये सारी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अकॉर्डिंग टू एल डी व्हाइट ने लिखी है और चेस्टर बर्नार्ड ने, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा कुछ बेसिस हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के आधार और तत्व जो हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, याद रखना आपका नाम पहले भी पढ़ा हुआ था आपने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में। लूथर गुलिक ने क्या किया कि बोला कि देयर आर 4 बेसिस, 4 बेसिस हैं ऑर्गेनाइजेशन के और इन बेसिस को उन्होंने नाम दिया है P4। याद रखना है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मेरे को भी मेरे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम में इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन के 4 बेसिस कौन-कौन से हैं। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में P4, ये लूथर गुलिक ने दिया है। पी पहला पी का मतलब होता है पर्पज़, उद्देश्य। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनाइज़ेशन में पर्पज़ ज़रूर होगा, उद्देश्य ज़रूर होगा, उसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉर्म नहीं हो सकती। उसके बिना लोग ही उसमें जुड़ेंगे नहीं। दूसरा जो इसका पॉइंट होगा पी, वो होगा प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, काम करने का तरीका कि आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, कोई संगठन बनाओगे, वहाँ पे कोई आप ऑब्जेक्टिव तय करोगे, तो उसको कैसे पाना है, उसको उसको कैसे काम में लाना है, तो उसको बोलेंगे हम प्रोसेस। फिर उसके बाद थर्ड इसने बोला पी, वो आ गया पर्सन, लोग। तो जब आपका पर्पस हो गया, प्रोसेस हो गया, फिर पर्सन भी होने चाहिए। कौन-कौन से पर्सन होने चाहिए, किस-किस प्रकार के पर्सन होने चाहिए, उनको आप इकट्ठा करोगे, उसके साथ जॉइन करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगी प्लेस। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है P4 का कि कौन से जगह पे अर्बन होगी, रूरल होगी और किस आधार पे, किस प्लेटफ़ॉर्म में उस ऑर्गेनाइज़ेशन को बनाया जाएगा। जैसे कि पहले आज के टाइम में होता था कि हम पहले के टाइम में होता था कि हम ऑफ़लाइन कोई ऑर्गेनाइज़ेशन बना रहे हैं, सभी लोग कहीं पे जाके इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन अब आप बोलते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म चेंज होगा। जैसे कि आप ये सारे जो है पर्पज़, प्रोसेस या पर्सन तो इकट्ठा होगा। प्लेस आप हमारे पास इंटरनेट आ गई है। इंटरनेट पे अलग-अलग प्लेस होते हैं। जैसे कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बन रहा है, कोई फेसबुक पे बन रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई ट्विटर पे, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म आप जैसे-जैसे अब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो ऑर्गेनाइज़ेशन के प्लेटफ़ॉर्म भी चेंज, प्लेस भी चेंज हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि एलिमेंट या बेसिस ऑर्गेनाइज़ेशन को 4 हैं और इस प्रकार से मैंने इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे बनता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो वो किस प्रकार से, किस आधार पे बनता है, वो क्रिएटेड बाय इन जो नीचे दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहला जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का अर्थ है कि कोई भी जो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसको औपचारिक संगठन बोलते हैं हिंदी में, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी संविधान या किसी कानून के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारी जुडिशरी, जितने भी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के आधार पर बने हैं। और दूसरा उनमें लीगली होता है, कानून के तौर पर उनका कुछ रूल है, रेगुलेशन होंगे जिसके आधार पे उन ऑर्गेनाइजेशन को वर्क किया जाता है। तो यही डिफरेंस होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल में आपने साथ-साथ में डिफरेंशिएट करते जाना है। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
कहने का था कि किसी सक्षम पदाधिकारी या उसमें कुछ जो लोग काम करते हैं उनको कुछ अथॉरिटी दी जाती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की किस, जैसे आप जुडिशरी की बात करोगे तो जज को या वकील को क्या क्या अथॉरिटी, किस प्रकार से वो कार्य करेगा। अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो डीसी किस प्रकार से काम करेगा, एसडीएम किस प्रकार से काम करेगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। हेल्थ में अगर डॉक्टर होगा तो डॉक्टर किस प्रकार से काम करेगा, कॉलेज में प्रिंसिपल है या टीचर है उसके क्या क्या अथॉरिटी है। तो ये सारी, अगर हेल्थ हॉस्पिटल की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो सारे क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, लीगली आधार पर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जहाँ पे दी है वो वर्क करेगी। फिर दूसरा है रूल ऑफ वर्क, मतलब जो काम करने का एक रूल बनाया है, वो नियम बनाया है, उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा मतलब नहीं है कि जैसे कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जिसको लगता है कि हाँ मैं अभी इस प्रकार से करूंगा, दूसरा जो लोग है वो अपने आधार पर करेगा। नहीं, एक काम करने का जो रूल होगा उसी रूल के आधार पर उनको काम करते रहना पड़ेगा। फिर होता है कोड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में एक जिस प्रकार से आचरण या डिसिप्लिन बनाना होता है वो उसका डिफाइंड होता है हर चीज का। अगर आप देखोगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप बात करो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे एक टाइमिंग दी होती है कि एक टीचर किस प्रकार से बिहेव करेगा, कैसे पढ़ाएगा, या किस लिमिट के अंदर उसके कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, स्टूडेंट के कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेंगे। तो ये सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइंड होते हैं। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सारी चीजें वहाँ नहीं होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, उसके जितने भी रूल रेगुलेशन या किस अथॉरिटी किस ऑर्डर के अंदर बना हुआ है, तो सब कुछ रिटर्न होता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल हो तो इनफॉर्मल में ये सारी चीजें नहीं होती है। तो इन सभी आधार पे आप बोल सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो जैसे कि एल डी वाइट ने क्या बोला है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड एंड सपोर्टेड बाय अथॉरिटी एंड कैन बी डोमिनेट सेट ऑफ वर्क रिलेशनशिप। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो एक अथॉरिटी के अंतर्गत बनती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन जिस अथॉरिटी के अंदर बनती है वहां पे डोमिनेट सेट ऑफ वर्क रिलेशनशिप, मतलब आपने देखा होगा कॉलेज की बात करते हैं तो डोमिनेट सेट मतलब वहां पे प्रिंसिपल होगा, वो एक डिफाइंड हायरार्की होती है, जैसे पदानुक्रम मैंने आपको पढ़ाया था पिछले यूनिट में। तो सबका पद डिफाइंड है, एक रिलेशनशिप बना हुआ है। प्रिंसिपल का अलग है, वाइस प्रिंसिपल अलग है, उसके बाद जो टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका अलग है, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो भी है उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ होता है, सबका पद और वर्क डिफाइंड है। और सब वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज ये होता है कि ऑब्जेक्टिव है कि लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। तो वहाँ पे स्टूडेंट भी आता है, स्टूडेंट का पर्पज अलग होता है, उसका काम अलग होता है। तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। तो अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि आपने इसको बोलते हैं अनौपचारिक संगठन, तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में आप डिफरेंशिएट अब तक कर चुके होंगे, आपने समझ चुके हैं। अगर आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ ली तो आप आसानी से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझ जाओगे। तो ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट क्रिएटेड ऑन द फॉलोइंग फेसेस। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, जो इन कुछ कुछ जो मैंने यहाँ तत्व दिए हैं इनके आधार पर अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई है उसको बोलेंगे साधारण रूप से इनफॉर्मल। लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर जो मैंने यहाँ दी है ये अगर पाई जाती किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पहले बोला कि पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं होता। जैसे कोई आप निजी तौर पर कोई लोगों को इकट्ठा करके बना ले तो वहां पे कोई कुछ भी चीज डिफाइन नहीं होती, ना किसी रूल के आधार पर बनती है ना किसी ऑर्डर के आधार पर बनती है। वो ऐसे ही आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बन जाती है, और वो भी काम करती है, लेकिन वो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन उसमें कोई संवैधानिक रूप नहीं होता, उसमें कोई कानून नहीं होता, उसमें कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होती। हाँ, उसमें आप बता सकते हो कि हमारा लीडर है, लेकिन आप किसी चीज पे लिख के नहीं देते हो कि हमारा लीडर होगा। उसमें कोई रूल ऑफ वर्क नहीं होगा, कोड ऑफ कंडक्ट का भी कोई सही से एक्सप्लेन नहीं होगा, और कोई रिटर्न नहीं होगा। तो इन सभी आधारों पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं या मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से अब किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो आपने इस जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स या इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला मैं करेक्टरिस्टिक्स जो मानूंगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वो है क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बात पहले ही क्लियर थी कि ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म होती है तो उसमें क्लियरली डिफाइंड इवन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो करेक्टरिस्टिक्स है या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या टारगेट रहेंगे, क्या एम, किस एम के आधार पे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी, वो क्लियरली डिफाइंड और रिटर्न होगी। तो ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव या मेरिट्स मानूंगा मैं। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है परमानेंट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर रिटर्न है, किसी ऑर्डर के आधार से निकली है, संविधान के आधार पर निकली है, तो वो आसानी से टूटेगी नहीं है, वो परमानेंट होगी।
और अगर वो टूटेगी तो उसके पीछे एक लॉ या कानून के तहत टूटेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट के साथ-साथ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मानूँगा मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है सेट नेक्स्ट इम्पर्सनल। देखो पर्सनल मतलब किसी की निजी तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, लेकिन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल होगी, वो किसी व्यक्ति के आधार पे नहीं होगी। उसमें कोई जो भी उसमें अगर चेंजेस होगी, कोई भी मॉडिफिकेशन होगी, तो वो सारी चीज़ें एक रूल, एक रेगुलेशन, एक कानून के आधार पे लाई जाएगी। तो ये क्या है? इम्पर्सनल है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी हायरार्की। हायरार्की आपने पढ़ी है, पदानुक्रम, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल क्रिएट होगी, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात करें, तो वहाँ सबसे ऊपर एक हेड होगा, उसके नीचे दूसरा हेड होगा। तो एक हायरार्की, एक सीढ़ी बनी होती है और एक पद बने होते हैं। उन पद के आधार से ही सभी लोग अपना-अपना काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर डिवीजन ऑफ वर्क। तो मैंने कहा कि हायरार्की होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। जब हायरार्की बनती है तो हायरार्की में जो कामों का विभाजन होता है, डिवीजन की जाती है, ड्यूटीज डिवाइड की जाती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है सर यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हर एक 10 लोगों के ऊपर एक हेड होगा और वही दूसरे लोगों को डायरेक्शन देगा, वो बताएगा कि आगे काम कैसे करना है। जैसे कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है, तो वो सभी को डायरेक्शन देता है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर वहाँ पे 2 प्रिंसिपल हो, तो अगर 2 लोग 2 अलग-अलग प्रकार की कमांड दे रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती है। तो ये आपने देखा होगा कि महत्वपूर्ण रूप से कि जितने भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ यूनिटी कमांड के लिए एक ही लीडर होता है। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहने का अर्थ है कि एक जो एक लीडर के नीचे जितने भी लोग होते हैं वो एक की ही डायरेक्शन मानेंगे, एक ही लीडर मानेंगे। जैसे कमांड के लिए एक लीडर होगा तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए भी एक ही बंदे का डायरेक्शन, आपने एक ही इंसान के आपके जो लीडर है उसकी डायरेक्शन सुननी है। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। तो जब किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटी डिवाइड होती है, उनका विभाजन होता है, तो उस हिसाब से क्या होता है, उनके बीच में एक तालमेल बना होता है, एक कोऑर्डिनेशन बना होता है कि किसने कौन से वक्त में कौन सा काम किया करना है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें बताया होगा कि एक इंसान के नीचे कितने लोग हैं, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ कुछ डिफाइन नहीं होता। वहाँ एक के नीचे 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो वहाँ बिल्कुल रूल रेगुलेशन के हिसाब से एक स्टडी करके लाया जाता है कि कितने लोग के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं मानूंगा कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जब कोई डीसी बनता है तो उसको कोई अथॉरिटीज दी जाती है। तो जब अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी भी आती है। ठीक है, उसकी उसने रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ों को कैसे चलाना है, जो पॉलिसीज़ को कैसे चलाना है। इसी प्रकार से अगर स्कूल या कॉलेज में की बात करें, वहाँ पे जो प्रिंसिपल को कुछ अथॉरिटी दी जाती है तो उसके साथ साथ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है या इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है सर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही का मतलब, देखो जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहाँ हर इंसान जिसके पास कोई अथॉरिटी दी जाती है, उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन वो अकाउंटेबल होगा अपने हायर लेवल के अथॉरिटी के लिए कि उसने कौन सा काम किया, कैसे किया, और उसको उसके लिए जवाबदेही रहना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। तो लेकिन अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल में ये चीज़ें अकाउंटेबिलिटी वगैरह उतनी क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है। नेक्स्ट है इसका सिस्टमैटिकल कम्युनिकेशन। तो अगर हायरार्की बनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने बात की आपको बताया था कि हायरार्की के थ्रू एक सिस्टम के थ्रू एक जो कम्युनिकेशन पास होता है। जैसे कि अगर प्रिंसिपल अपनी कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी डायरेक्शन देना तो पहले वाइस प्रिंसिपल को देगा, फिर उसके जो निजी नीचे के लोग हैं उनको डायरेक्शन उसी प्रकार से कम्युनिकेशन हो। तो एक सिस्टमैटिकल तरीके से हर काम होगा कम्युनिकेशन की बात करें। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस जो कैरेक्टरिस्टिक या मेरिट हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो इस प्रकार से, फर्स्ट है बेसिस ऑन नेचुरल एंड सोशल बेसिस। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जैसे फॉर्मल जो है वो क्रिएट की जाती है अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें मैं ये मानता हूँ कि कई लोग जिनकी इच्छा भी ना हो उनको भी क्रिएट किया जाता है, उनको भी लाया जाता है, ठीक है। अब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप बात करें तो कुछ ऐसे लोग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करना चाहते, या ऐसे जगह पे किसी को हेड बनाया जाता है जहाँ वो काम करना नहीं चाहता, लेकिन उसको जानबूझ के उसके ट्रांसफर करके उसको पद दिया जाता है ताकि उसको काम करना ही पड़े। तो वो एक कई मैं बोलता हूँ कि कंपल्सिव भी बोल सकते हैं कि उस आधार से ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऐड करना, तो उसके वहाँ पे एक डिमेरिट्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेट जो भी इनफॉर्मल बनती है, अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में या सोसाइटी के किसी ग्रुप के साथ जुड़े हो,
जो किसी रिटर्न या किसी संविधान के आधार नहीं हो, वहाँ पे आपकी इच्छा, मन के आधार पे जब आपको लगता है कि ये अच्छा काम कर सकती है या ये मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकती है, तो उसके साथ जुड़ते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम नेचुरल या सोशल बेसिस पे बोल सकते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसका एक मेरिट है। उसके बाद है स्ट्रेस ऑन सोशलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो कहने का अर्थ है कि जब भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो सोशल या सोसाइटी में क्या चीजें हैं, क्या अच्छी हो सकती है, उनके स्ट्रेस के आधार पर बनती है कि ह्यूमन के लिए क्या चीज अच्छी बनती है, हो सकती है। तो उसके आधार पे ही ऑर्गेनाइजेशन में लोग जुड़ते हैं, उसके साथ एसोसिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कहने का अर्थ है कि जो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, आसानी से नहीं बनती है। उसके लिए अगर ऑर्डर या अथॉरिटी या संविधान के थ्रू बनाना है तो वो आसानी से नहीं बनती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी बन सकती है, वो आप अपने स्कूल लेवल पे भी बना सकते हो, आप कई बार उसके बाद आप जब अपने हायर एजुकेशन लेवल पर वहाँ बना सकते हो, अपने जहाँ पे एम्प्लॉय है वहाँ बन सकते हैं, या कॉलेज लेवल पे। तो ये जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी क्रिएटेड एट एनी लेवल, ठीक है, किसी भी आधार पे कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। तो कहने का अर्थ है कि जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो गवर्नमेंट जब उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है तो उसके पीछे कोई इकोनॉमिकल फैक्टर होता है, कोई फायदा जरूर देखा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कई सोसाइटी में कई ऐसे एनजीओ बनते हैं, कई ऐसे ग्रुप बनते हैं जो नॉन प्रॉफिट या इकोनॉमिक के बेस पर नहीं बनते, वो सिर्फ सर्विस बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, जो उनको लगता है कि इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के लिए, तो उसके आधार पर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल लीडर। तो कहने का था कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे कॉलेज, स्कूल या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहाँ डीसी है, वो क्या है, फॉर्मल लीडर है। लेकिन अगर हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात को, अपने बीच का जो आप किसी को लीडर चुनते हो वो इनफॉर्मल होता है, वो आपके द्वारा चुना गया होता है। लेकिन अगर कॉलेज की बात करें तो जो कॉलेज में प्रिंसिपल आता है वो वहाँ के टीचर स्टूडेंट के द्वारा नहीं लगाया होता, वो अथॉरिटी के द्वारा भेजा गया होता है। तो ये एक डिफरेंस है, बोल भी सकते हैं, और इम्पोर्टेंस है, फायदा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है स्पोर्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि जो इनफॉर्मल लीडर होगा वो ह्यूमन के जो क्या क्या बिहेवियर हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो ह्यूमन को देख के ही, अप्रोच के आधार पे ही उस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर रूल और रेगुलेशन और प्रॉफिट या गवर्नमेंट ओरिएंटेड के आधार से ही अपनी चीज़ों को रखेगा, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि वो ह्यूमन जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीजें लुप्त होती है या गायब होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके बाद नेक्स्ट है एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। तो आपने देखा होगा कई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल बोलेंगे, उसके आधार पे जो इनफॉर्मल होती है वो गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से काम कराने के लिए एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप पे काम करती है, उनसे काम करवाती है कि आपने ये काम नहीं किया है और इसको आपने कराना है। तो ये आजकल के टाइम में, मॉडर्न एज में, बहुत ज़्यादा एनजीओज है, बहुत सारे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है और कई सारे काम करवाने का काम करती है। नेक्स्ट है सर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू जनरल मास। देखो, ये बात मैंने पहले ही क्लियर की थी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना तो इजीली बनती है, ना ही इजीली कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे हर इंसान, जनरल मास को एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जुड़ सकता है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की उतनी खास स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं, उनके कोई क्राइटेरिया नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आम इंसान जो है उसमें जुड़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि वर्क ऑन कॉपरेशन इंस्टीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो सर, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन का जो डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेशन दैट इज क्रिएटेड बाय अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन क्रिएटेड बाय अथॉरिटी, एंड कॉपरेशन जो वो लोगों के तालमेल, सहमति, उनके इच्छा के अनुसार बनता है। एक बोल सकते हैं कि प्यार के आधार पे जब जो कोई चीज़ उनके तालमेल बनता है उसको कॉपरेशन बोलते हैं, और जो कोई अथॉरिटी का आधार जबरदस्ती जब किसी चीज़ को इकट्ठा किया जाता है तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। तो कहने का अर्थ है कि जब लोग प्यार के आधार पे किसी चीज़ से जुड़ते हैं, बिना किसी प्रॉफिट के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पीस और स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना, समझना, और समझ के आपने इसको लिखना है। थोड़ा आपने कोरिलेट करना है सोसाइटी के साथ, थोड़ा जब आप कोरिलेट करोगे तो अच्छे से इसको लिख पाओगे। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? पहला मैंने बोला कि क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, तो ये किसके होंगे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो आपने ये दोनों साथ साथ में लिखना है। पहले लिखना है कि जो हमारी औपचारिक संगठन है वहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता।
दूसरा पॉइंट डिफरेंस क्या है कि फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल होती है, ठीक है, वो रूल और रेगुलेशन के आधार से किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं होती, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सनल भी हो सकती है, जहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल लेवल पे लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपने मैंने पहले ही बताया कि हायरार्की होगी, पदानुक्रम होगा, एक पोस्ट के आधार से उसको काम भी दिया जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें डिफाइंड नहीं होती है। जब फिर नेक्स्ट है कि जब हायरार्की नहीं है तो तब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं होगा, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हायरार्की है तो वहाँ डिवीजन ऑफ वर्क, हर इंसान का एक अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी ड्यूटी दी जाएगी। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कौन सा लीडर कितने को या किसको कमांड देगा, ये डिफाइन नहीं होता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इट इज डिफाइंड, वेरी वेल डिफाइंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कौन सा लोग किसकी डायरेक्शन या किसकी कमांड मानेंगे, ये चीजें क्लियरली डिफाइन होती है फॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल में ये नहीं होती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बोलता हूँ कि जो क्रिएटेड की जाती है ऑन द रूल रेगुलेशन, पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन के चांस नहीं हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन जब रूल रेगुलेशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन के चांस कम ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर डिफाइंड है कि कितने विभाग के अंदर या कितना कौन सा हेड होगा। तो आपने देखा होगा कि अगर इतने 1000 लोग होंगे तो एक हॉस्पिटल होगा, उससे नीचे होंगे तो एक छोटा हॉस्पिटल होगा, इसी प्रकार से अगर कॉलेज बड़ा होगा तो वहां पे इतना स्टाफ होगा। तो सब चीजें डिफाइंड होती है, तो मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल की एक लीडर के अंदर कितने लोग होंगे। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे ये सारी चीजें डिफाइंड नहीं होती हैं, और ये इसका एक डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियरली डिफाइन। जब आप कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो संविधान के आधार पे होगा, कानून के आधार पे होगा, तो उस कानून के आधार पे उसको कुछ अथॉरिटी भी दी जाएगी, उसके कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना ही कोई संविधान होता, ना ही क्लियरली रिटन रूल होते हैं, तो उसमें किसको क्या अथॉरिटी दी है और उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस क्लियरली डिफाइन नहीं होती है। तो जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के लिए कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। या आप किसके लिए जवाब दे, जब आपने मुझे कुछ अथॉरिटी नहीं दी है, मेरे को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, तो मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि सिस्टमेटिकल कम्युनिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाएगा, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार का सिस्टमेटिकल और कम्युनिकेशन का कोई क्लियरली डिफाइंड थिंग्स नहीं होती है। तो ये सारी डिफरेंसेस हमने जो पहले मैंने पॉइंट लिखा, इनको मैंने थोड़ा समझाया कि कैसा आपने को रिलेट करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में। तो नेक्स्ट और पॉइंट है जो हमने इसको आगे करने, जो मैंने अब तक कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिस ऑन नेचुरल एंड सोशल बेसिस, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखना कि जो ये सारे दोनों पॉइंट्स को मैंने दोनों के जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे उनको मैंने क्लब कर दिया, तो इस प्रकार से आपके पास 20-21 पॉइंट बन जाते हैं लिखने के लिए, आप इनको सबको लिख सकते हो, याद रखने की भी आसानी होगी। तो यहाँ पे आप क्या होगा कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो नेचुरल और सोशल बेसिस लुप्त होता है, मतलब गायब होता है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरल और सोशल बेसिस के बीच में बेसिस में फॉर्म किया जाता है, तो ये सारी चीजें यहाँ रहती है। तो ये इसका डिफरेंस आया इनफॉर्मल और फॉर्मल का। तो अब यहाँ पे जो 14वां पॉइंट है वो है कि स्ट्रेस ऑन सोशलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो कहने का अर्थ है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ पाई जाती है, क्योंकि वो सोसाइटी में ह्यूमन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी, कौन सी बेहतर होगी, उस पर ज़्यादा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जोर देगी, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस बन गया। नेक्स्ट है कि एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं पे भी क्रिएट की जाती है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आसानी से क्रिएट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिकल बेस पे फैक्टर पे नहीं होता है, बट अगर फॉर्मल की बात करें तो उसमें आप कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का जरूर देखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस फॉर्मल इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ एक इनफॉर्मल लीडर होगा, इनफॉर्मल लीडरशिप होगा। जरूरी नहीं है कि कोई किसी अथॉरिटी से लाया गया हो, लेकिन फॉर्मल में जो भी लीडर आएगा, चाहे उसको आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, लेकिन अगर अथॉरिटी ने उसको भेजा तो वो आपका लीडर होगा। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता, जो आपके द्वारा चुना गया है वही आपका लीडर रहेगा। नेक्स्ट होता है सपोर्ट और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कहना करता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके लोग होते हैं उनके बारे में मेन सोच के ही लीडर काम करता है, उनको देखता है कि उनके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है कि अगर उनको जो उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको उनके बारे में ना सोच कर वो देखता है कि जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल हो रहे हैं या उनको कैसे प्राप्त करते हैं, उस पर ज़्यादा जोर देता है। उसके बाद है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अथॉरिटी के रूप में काम करता है, लेकिन
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रेशर ग्रुप उस ऑर्गेनाइजेशन पे करता है कि वो अपना काम जो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो अथॉरिटी दी गई है, उसके आधार से ही वो काम करे, तो उस पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू जनरल मासेस। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंसान को आसानी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का मौका मिल जाता है, लेकिन फॉर्मल में ये मौका बहुत ही कम लोगों को ही मिल पाता है। उसके बाद है वर्क ऑन कॉपरेशन एंड इंस्टीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कहने का अर्थ है कि क्या डिफरेंस आ गया यहाँ कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो कॉपरेशन पे वर्क करता है, लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेशन पे वर्क करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स दिए हैं, मतलब कुछ अपगुण दिए हैं या दोष दिए हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस प्रकार से। तो सबसे पहली जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मुझे जो डीमेरिट्स लगी वो है रिजिडिटी। मतलब कि किसी भी काम को जो आपने करना हो, रूल रेगुलेशन, जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी प्रकार के जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर जो टाइमिंग लिखी है उसी के आधार पे वो काम करेगा, 4 से 10 करेगा तो करेगा, और उसके बीच में जब लंच टाइम हो तो उस टाइम नहीं करेगा। तो बहुत सारा, या जो रूल बनाया है उसी हिसाब से करेगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है। आप देखो जब रिजिडिटी होती है, जब आपने बोलता कि जब फॉर्मल लीडर बोलेगा मैं 10 से 4 ही काम करूंगा, तो उससे क्या होगा, काम में डिले होगा, विलम्ब होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डीमेरिट्स मैं मानता हूँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इनका स्ट्रक्चर हमेशा बहुत बड़ा होता है, बिग स्ट्रक्चर। जैसे कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, तो हमेशा जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है वो बड़े लेवल पे बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें जो डिमेरिट वो है लैक ऑफ कॉपरेशन। तो मैंने कहा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन तो होता है, जो रूल रेगुलेशन अथॉरिटी के आधार पर क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो लोगों के बीच से जो उनके प्यार का तालमेल है वो उसको वो उसकी जो अभाव रहता है उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते किसी अथॉरिटी के आधार पे। तो ये इसका एक डिमेरिट है। उसके बाद है नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि किसी भी इंसान, जो भी इंसान जब रूल रेगुलेशन के आधार पे ही, लाल फीताशाही भी बोलते हैं, उसके आधार पे ही जब काम करता है, उसके रूल के जब बाहर जाके जब वो काम नहीं करता है, तो इस ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि वह है रेड टेपिज्म। तो ये इस प्रकार की 4-5 डिमेरिट्स है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब हम बात करते हैं कुछ डिमेरिट्स, कुछ अवगुण जो दोष हैं वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, तो उनको हम देखते हैं। पहला है कि मैंने बताया कि जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना ही रिटर्न ना ही कानून के आधार पे होती है, तो इस आधार से अगर हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं, इसके जो उद्देश्य है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं, तो ये इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो कॉपरेशन तो होता है, लेकिन कई बार कॉपरेशन तो लोग प्यार तो दिखाते हैं, कई बार नहीं दिखाएं, तो तब उनको कोऑर्डिनेशन के थ्रू उनको बीच में इकट्ठा करना पड़ता है, उनमें तालमेल बनाना पड़ती है। लेकिन आपके पास क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकते उन लोगों के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट डिमेरिट है लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो इनफॉर्मल में देखो क्लियरली मैंने बताया कि हायरार्की ही नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क ही नहीं है, तो मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो कामों का वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉट क्लियरली डिफाइंड हायरार्की। तो क्लियरली ये बात मैंने पहले बता दी है कि जब रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप किसी चीज को डिवाइड नहीं करोगे, हायरार्की नहीं बनाओगे, तो लैक ऑफ मैनेजमेंट भी होगी, और लैक ऑफ मैनेजमेंट हो तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव नहीं कर सकते। तो डे स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, जब हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो यूनिट फर्स्ट में हमने जब इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसमें पहले पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी था, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी था। तो उन सभी थ्योरीज में एक थ्योरी ये भी थी। तो इस यूनिट में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया है, जो कि कंप्लीट और एक्सप्लेन वे में आपको सेकंड ईयर में जब एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का पेपर पढ़ोगे तो वहां पे इसको डीप में पढ़ेंगे आप। तो हुआ क्या था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, सेंचुरी में क्या हुआ था, वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक रन हो रहा था, मतलब सभी लोग चाह रहे थे कि इंडस्ट्री में ग्रोथ हो, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, या तब तक इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो मैनेजमेंट सिस्टम था, जो इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो ट्रेडिशनल था, पुराना तरीका का था, और उसमें क्या किया, जो फोकस था वो लेबर पे नहीं किया जा रहा था, उन पे पुराने तरीके से, जैसे कि किस तरह से ज्यादा काम कराया जाए, किस तरह से ज्यादा लोगों को काम में लगाया जाए, सिर्फ इसी पे ध्यान दिया जाता। लेकिन कुछ लेबर पे कुछ ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे बात ये बनी कि लेबर से कैसे ज्यादा काम कराए, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए,
तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बेसिकली इस चीज पे ज्यादा गौर किया गया कि लेबर से कैसे ज्यादा काम किया करवाया जाए, कैसे ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाया जाए और कैसे वो अपना प्रोडक्शन ज्यादा कर सकता है। तो इस ट्रेडिशनल से जब मॉडर्न की ओर बढ़े तो इस थ्योरी को हमने नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो जैसे मैंने कि पहले कहा कि जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको हमने क्या करना, चेंज करना था। तो उसके लिए क्या थी, हमें एक जरूरत थी एक रेवोल्यूशन की, एक क्रांति की, ठीक है। और इस क्रांति को, इस रेवोल्यूशन को नाम दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको पूर्ण रूप से एक बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट करता क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब है ना इस प्रकार के मेथड्स, इस प्रकार के तरीके या इस प्रकार के टेक्निक्स यूज करने हैं जिससे क्या हुआ, जो लेबरों का काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाए और इकोनॉमी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन लेवल वो बढ़ जाए। तो कहने का अर्थ है ऐसे मेथड यूज करो, ऐसे टेक्निक यूज करो जिससे लेबर मोटिवेट हो जाए और जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बढ़ जाए किसी कंपनी की। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है वो सबसे पहले जो कॉइन की थी, टेलर से भी पहले कॉइन की थी, उसका नाम था लुइस ब्रांडाइस ने 1910 में। और टेलर से पहले ऐसे कई लोग थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे काम कर चुके थे, जैसे कि चार्ल्स बेबेज हो गए। इनके सभी के नाम आपने याद रखने हैं, या आगे कई बार आपको ऑब्जेक्टिव्स जब आपके क्वेश्चन होते हैं नेट के वगैरह वहां पे पूछे जाते हैं। या हेनरी टाउन हो गया, आर टाउन हो गया, फ्रेडरिक हॉल से हो गया, हेनरी मेटकाफ हो गया। तो इन सभी लोगों ने टेलर से पहले ही साइंटिफिक मैनेजमेंट पे कुछ ना कुछ काम किया था, लेकिन जो ब्रॉड पे या कंक्रीट वे पे जो काम किया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे, वो किया काम टेलर ने। तो जैसे कि मैंने बोला कि काफी लोगों ने पहले ही काम किया था, लेकिन फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इसको शॉर्ट में आप एफ टेलर भी बोल सकते हैं, ये पहले इंसान थे जिसने क्या किया, जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था, जो पुराना तरीका था प्रबंधन का काम करने का, या रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि पुराने तरीके से जो रूल के हिसाब से काम किया जाता, उसको जब चेंज किया मॉडर्न तरीके में, साइंटिफिक वे में अपनी स्टडीज करके, विंसो एफ डब्ल्यू टेलर ने कहाँ पे किया, उन्होंने ये स्टडीज कहाँ पे की, ये मिडवेल स्टील कंपनी में। तो इन सभी स्टडीज को नाम दिया गया, नए वे को काम करने के तरीके को नाम दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए वहां पे मिडवेल स्टील कंपनी में, जैसे कि टाइम स्टडी पे किया, मोशन स्टडी पे किया, फटीग स्टडी पे किया। और क्या हुआ, ही स्टडीड अबाउट द प्लानिंग एंड फंक्शन एंड गिव 8 बॉसेस विच इज अपोजिट टू द यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पे क्या बोलता है इस लाइन में, तो इन्होंने बहुत सारे जब लेबर पे काम किया कि किस प्रकार से ट्रेडिशनल तरीके को मॉडर्न पे तब्दील कर सकते हैं, तो उन्होंने प्लानिंग और फंक्शन पे काम किया। तो उन्होंने बोला कि किसी भी इंडस्ट्री में हमारे पास 8 बॉसेस होने चाहिए। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि 8 बॉस कौन कौन से होने चाहिए। जो कि थ्योरी जो हमारे पास यूनिटी कमांड थी उसके अपोजिट थी। तो यूनिटी कमांड में क्या बोलता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, एक यूनिटी हो। लेकिन ये बोलता है कि किसी भी प्लानिंग, किसी फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए वहां पे कम से कम 8 बॉसेस होने चाहिए, 8 हेड होना चाहिए। तो इस 8 बॉसेस कौन कौन से, ये हम जब हम सेकंड ईयर में पहुंचेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में, जब विंसो टेलर को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे इन सभी को पढ़ेंगे। तो सर आगे क्या होगा, हिज अदर वर्क्स, इसके बहुत दूसरे भी काम किए इसने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे ए पीस रेट सिस्टम हो गया, 1895 में आया था ये बुक। तो ये आपने याद रखना, इस एक्सपेरिमेंट को कब हुआ, डेट जरूर याद रखना और टाइटल भी जरूर याद रखना, क्योंकि नेट के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा आ गया इसका शॉप मैनेजमेंट, ये 1903 में हुआ था। फिर इसको आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ठीक है। और इन सभी जो इसने एक्सपेरिमेंट किए इनको बोलते हैं हार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जो इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए। और इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो टेलर है उसको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1911 में। और इसी आधार पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को एक कंक्रीट वे में जाना गया, सभी लोगों के बीच डोमिनेंस में आ गई। और साइंटिफिक मैनेजमेंट को दूसरे तरीके या दूसरे नाम से भी क्या कहा जाता है, या इनके नाम पे इसको, इस थ्योरी को डाल दिया, जिसको बोलते हैं टेलरिज्म, ठीक है। या तो आप टेलरिज्म बोल सकते हैं या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो आगे क्या होता है, टेलर सेड दैट द सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड विद इक्वल फोर्स टू ऑल social activity, to the management of our homes, the management of our farms, the management of our business, of tradesmen, the large small,
आर चर्चेस, फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट। देखो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोलता है, जो भी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो एक्सपेरिमेंट की है टेलर ने, उसने बोला कि ये सारे जो प्रिंसिपल है इसको हम इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जितनी भी सोशल एक्टिविटीज होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं इन प्रिंसिपल को। अगर आप अपना काम ज्यादा कराना चाहते हैं या एफिशिएंसी और प्रोडक्शन लाना चाहते हो, चाहे वो मैनेजर बात करें, किसी के घर की बात करें, किसी के फॉर्म की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, बिजनेस चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो या चर्च हो, यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह जो इनके मेथड्स थे, इनके टेक्निक्स थे या इनका जो एक्सपेरिमेंट थे, उनको लागू किया जा सकता है। तो टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो मेन बेसिस या मेन प्रिंसिपल थे वो इस प्रकार से हैं। तो ये आपने याद रखना, पहला है मेंटल रेवोल्यूशन। तो मानसिक क्रांति का मतलब क्या है? तो ये बोलते हैं कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, संगठन या इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, वहां पे जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला और दूसरा काम करने वाला श्रमिक, तो इन दोनों को अपने माइंड में मेंटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब जो काम कराने वाला है उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे इस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए अपने लेबर को कि वो ज्यादा से काम कर सके, ठीक है, उसको अच्छे से मॉनेटरी रिवॉर्ड देना चाहिए, और साथ में उनके ग्रुप के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप उन सब में ध्यान देना चाहिए। और जब हम किसी उनको लेबर जो एम्प्लॉयर है वो सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा काम कराता, ज़्यादा एफिशिएंसी होता, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता, तो उसका पार्ट कुछ पार्ट मुझे जो अपने एम्प्लॉइज़ को भी देना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो एम्प्लॉयी है उसको भी इस प्रकार से सोचना चाहिए कि अगर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्शन करता हूँ, ज़्यादा एफिशिएंसी देता हूँ, तो इस प्रकार मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इन दोनों की जो दोनों तरफ के जो लोग हैं थे, उनकी मेंटल की रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी। तो उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये जोड़ दिया कि आपने दोनों तरफ का मेंटल रेवोल्यूशन करना है, ठीक है? क्रांति लानी है, सोच को चेंज करना है। ठीक है सर? पहला प्रिंसिपल। दूसरा बोलता है साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। तो कहने का अर्थ है कि स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए। जब आप किसी को काम में रख रहे हो तो पहले उसकी उसकी योग्यता देखो, उसकी क्वालिफिकेशन देखो, फिर उसको प्लेसमेंट सही काम के लिए प्लेस करो। जिस काम के लिए प्लेस करने जा रहे हो, आपने देखा ये काम कर सकता है, तो उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग भी दो। ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ वर्क। देखो जैसे आपने किसी को चुन लिया, सिलेक्ट कर दिया, उसको ट्रेन भी किया, फिर उसके बाद उसको उसके आधार से, उसकी योग्यता के आधार पे उसको वो काम एलोकेट करो जो वो कर सकता है, जो अच्छे से कर सकता है, जिसमें वो स्पेशलाइज है, जिसमें उसमें ज्यादा हुनर है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि काम करने का एक स्टैंडर्ड होना है। जब आप सोच आपने बोला कि 8 घंटे काम करना है, तो 8 घंटे में कितना प्रतिशत काम करना है या कितना काम करना है, उसका एक स्टैंडर्ड, एक मानक होना चाहिए। तभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा एफिशिएंसी भी आएगी और प्रोडक्शन भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड और आइडिया वर्क। कहने का अर्थ है कि आप कौन सा काम कैसे कर रहे हो, किस प्रकार से, किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेलर ने इन सभी 5 पॉइंट्स में या 5 प्रिंसिपल में ये बताया कि तभी आप इन 5 पॉइंट को जब आप यूज करोगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से काम कर सकती हो, अच्छे से प्रोडक्शन कर सकती है, और एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा और एम्प्लॉइज को भी इसका फायदा होगा। अब हम करने जा रहे हैं कि क्या-क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या इम्पोर्टेंस क्या-क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो अब तक हम थोड़ा-सा आइडिया ले चुके हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या चाहता था, टेलर चाहता क्या था, तो इन्हीं पॉइंटों को हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कि प्लान्ड वर्क। देखो जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा था, इसकी मीनिंग में, इसके प्रिंसिपल्स में, तो ये बोलता है कि आपने सिलेक्शन के आधार पे करना है, किसी की योग्यता देखनी है, उनको ट्रेनिंग। कहने का अर्थ है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई भी काम करना, पहले उसकी प्लानिंग बनानी है कि हमने कौन सा काम करना, कैसे कराना, किससे करवाना है और कैसे करवाना है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंस मैं मानूंगा। दूसरा, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम फॉर द सॉल्यूशन। तो आपने वो तो कहने का अर्थ है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आपके साथ प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, कोई इंसान काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको आपने साइंटिफिक एनालाइज करना है कि उसको वो काम क्यों नहीं आ रहा है, शायद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी ली है मिली है। तो अगर वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको साइंटिफिकली एनालाइज करने के बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना है, तभी जाके जो आपका जो प्रॉब्लम हो दूर हो सकती है और आपकी जो प्रोडक्शन कंपनी वो अच्छे से काम कर सकती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो कहने का अर्थ है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि जो रिसोर्सेज आपके पास दिए गए हैं, उनका मैक्सिमम या फुल यूटिलाइजेशन होना है। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास कुछ रॉ मटेरियल आता है, तो उसको पूर्ण रूप से यूज करना है, ऐसे नहीं कि वो जाया हो जाए। जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी पूरी कैपेसिटी या पावर को यूटिलाइज करना है। तो अलग अलग टाइम में कहने का अर्थ है कि जो भी उसको आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो कहने का था कि जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में जब आप प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग के हिसाब से जो आपने ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य तय किया, तो उसको पाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है मोटिवेशनल वेजेस सिस्टम। तो
साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या होगा कि जो लोग ज़्यादा काम करेगा, जिस स्तर पे काम करेगा, उस प्रकार से उसको एक्स्ट्रा वेजेस दिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। तो तभी आप जो एक लेबर को ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस रिसर्च। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास आज के टाइम में जो आपकी रिसर्च है, उसको बेहतर बनाने के लिए उसको दोबारा फिर से रिसर्च करना पड़ेगा आपको, ताकि वो चीज़ जो काम करने का तरीका है आपके मेथड से वो आगे बेहतर बन सके। नेक्स्ट है चेंजेबल नेचर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो नेचर था चेंजेबल था, वो था कि रिजिडिटी नहीं दिखानी। अगर आपको काम नहीं हो रहा है अभी, तो उसको दूसरे तरीके से करो, तीसरे टेक्निक से करो, ताकि वो चेंज करते करते वो बेहतर बने। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि लेवल डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। तो कहने का था कि 100 लोग आपके पास काम करें तो 100 के 100 सेम नहीं हो सकते। उसमें कुछ लोग ज़्यादा अच्छे होंगे और उनमें कुछ स्पेशलाइज होंगे, कुछ कॉमन होंगे। तो आपने स्पेशलाइजेशन करना है, लेबर का और लेबर का डिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क दोबारा फिर वही बात है कि आपने एक स्टैंडर्ड जब तक आप तय नहीं करोगे, आपको जब पता ही नहीं कि मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूँ या एक दिन में 100 लोग कितना काम कर सकते हैं, तो उसका आप एक स्टैंडर्ड तय करना, ताकि वो लोग उस स्टैंडर्ड को अचीव करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है सर साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो जैसे कि इसने बोला कि साइंटिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए, उनकी योग्यता देखिए, उनका परीक्षा लीजिए, जब परीक्षा लोगे तो उसके बाद प्लेस करोगे, तो उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी दोगे। उसके बाद मेंटल रेवोल्यूशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने मेन फोकस ये भी किया था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर उनके मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, उनका डाउट दूर होना जरूरी है। क्योंकि अगर जो एम्प्लॉयर है उसको लगना चाहिए कि अगर हाँ मैं प्रोडक्शन ज्यादा ले रहा, एफिशिएंसी काम ज्यादा करवा रहा हूँ, तो मेरे को उसका फायदा, उसका हिस्सा कुछ दूसरे लोगों को भी देना पड़ेगा जो काम कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं उनके भी मेंटल रेवोल्यूशन में होना चाहिए कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा प्रोडक्शन दूंगा, तो मेरा भी फायदा होगा और मेरे काम जो काम मेरे से करवा रहा है मेरे मालिक का भी फायदा होगा। तो अब हम कर रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके कुछ क्रिटिसिज्म आपने इसके आधार पे इसमें देखना कि क्या क्या अपगुण हो सकते हैं या आलोचनाएं इसकी हो सकती हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, आपने खुद करनी है। तो जो आपको क्रिटिसिज्म लगता है या जहाँ पे समझ नहीं आता, उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि उसको आगे हम मोर डिफाइंड वे में उसको समझें, ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर या नेक्स्ट थ्योरी की ओर, जिसका नाम है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं इसका ब्रीफ और एक इंट्रोडक्शन दे दूं आपके, या बैकग्राउंड बना दूं। जैसे कि मैं हमने कुछ देर पहले अभी पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो मेनली फोकस करता है कि किस प्रकार से एफिशिएंसी या प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और उसके लिए हमने टेक्निक्स या मेथड्स को इम्प्रूव करना है, और किस प्रकार से जो लेबर उससे ज़्यादा काम करवाना है। तो इस पे जोर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो उस साइंटिफिक मैनेज थ्योरी को काउंटर करने के लिए निकली, मतलब उसको अपोजिट एक थ्योरी निकली, जो कि बाद में आई, और उस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। और इस थ्योरी से भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। वो कैसे आएगा वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1930 में आई, ठीक है, एज ए रिएक्शन टू द क्लासिकल अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। क्लासिकल बोल सकते हैं कि जो पुराने तरीके के, उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आए थे, उनके अपोजिशन या उनके रिएक्शन के लिए आई थी ये थ्योरी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कैसे आया इसको डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो नाउ इसको जो हमारी थ्योरी है इसको दोबारा से हम इसको बोल सकते हैं, इसको जाना जाता है कि एज ए ह्यूमन रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, ह्यूमन रिलेशन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, सोशो इकोनॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं, और न्यू क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अलग अलग नाम है। अब ये जो थ्योरी आई, ये कब आई, जब हाफथ्रोन स्टडीज हुई। और हाफथ्रोन में जो स्टडी डन की, किसने की, एल्टन मायो ने, ठीक है, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी। और एंड क्रिटिसाइज इकोनॉमिकल मैन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंड टू एस्पेक्ट्स। तो क्या हुआ, मैंने जैसे बताया कि हाफथ्रोन में इसकी स्टडी एल्टन मायो के द्वारा वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में, उसमें मेन क्रिटिसाइज किसको किया, इकोनॉमिकल मैन को और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस चीज को मैं थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। इकोनॉमिकल मैन मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप सभी लोग, हम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब हम ज्यादा से ज्यादा काम सिर्फ तभी नहीं करेंगे जब तक हमें रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। जितना ज्यादा पैसा, जितना रिवॉर्ड दोगे, तो लोग ज्यादा काम करेंगे। और अगर रूल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब रूल रेगुलेशन रिजिडिटी के साथ चलोगे, तो लोग बिल्कुल सही से काम करेंगे। आपने किसी भी प्रकार का लूप होल नहीं छोड़ना है। लेकिन क्या हुआ, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने इस जो ये 2 पॉइंट थे, इन दोनों को फेल कर दिया। कहने का था कि इकोनॉमिकल मैन मतलब आप किसी इंसान को कितने हद तक मोटिवेट कर पाओगे। सपोज करते कि आप किसी के पास
बोलोगे कि आपने 10,000 सैलरी दूँगा, तो आपने 8 घंटे काम करना है। फिर उसके बाद बोलेगा आपने 12 घंटे काम करना है और मैं 15,000 सैलरी दूँगा। उसके बाद बोलेगे कि आपने 15 घंटे काम करना है, मैं 20,000 दूँगा। उसके बाद आप बोलोगे कि मैं 18 घंटे काम करूँगा, मैं 30,000 दूँगा। और उसके बाद बोलेगे कि आप 20 घंटे काम करो और मैं आपको 50,000 दूँगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि पहले तो 1 महीने तो जो आपका लेबर होगा, वो उस आपके इकोनॉमिकल या पैसे वाले रिवार्ड मोटिवेशन से मोटिवेट होता रहेगा कि ठीक है। लेकिन 1 2-3 महीने के बाद वो उसकी जो मोटिवेशन लेवल कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 24 घंटे में से 12 घंटे एक इंसान काम कर रहा है, तो जो पैसा कमा रहा है उसको स्पेंड करने के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो कुछ देर के बाद वो जो पैसे की वैल्यू है उसके लिए कम हो जाएगी। वो बोलेगा कि क्या करना है पैसा? जब पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि एक स्टेज के बाद ये सारी चीज़ें जब आप जिस मॉनेटरी रिवार्ड्स हैं, इनसे भी आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। जब जिस चीज़ के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो, उस चीज़ का यूटिलाइज़ेशन नहीं हो पाए, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं आपकी लाइफ़ में। इसी हिसाब से पहला इकोनॉमिकल मैन मतलब जो कहने का अर्थ है कि जो पैसे से मोटिवेट होता है। नेक्स्ट हुआ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो जाती है। तो ये काउंटर में जो इसके काउंटर के लिए जो थ्योरी आई उसका नाम है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो मैंने बोला दो एस्पेक्ट पे इसका क्या हुआ, इसका क्रिटिसिज्म हुआ। तो पहला कि एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, उसने बोला कि ये जो इकोनॉमिकल मैन है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ध्यान देना पड़ेगा दो चीजों पे। पहला एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोग 100 से लाख हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक रिलेशनशिप बनेगा, बॉस के अंदर एम्प्लॉय के अंदर रिलेशनशिप बनेगा। तो उस रिलेशनशिप पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर उस रिलेशनशिप पे हम ध्यान देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेहतर काम करती है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेड। तो कहने का अर्थ है कि बोलता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसा है, और ह्यूमन रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपका बॉस है और जो एम्प्लॉय है उसके बीच में कैसा है। तो इन दो चीजों पे ध्यान दिया गया है कि बॉस और बॉस के जो एम्प्लॉय उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। और दूसरा क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि आप सिर्फ पैसे की ही दम पे किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी का जो पार्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से आप थोड़ा इस थ्योरी को और इजीली अंडरस्टैंड या मोर ब्रॉडर वे अंडरस्टैंड करोगे। तो मैंने ये बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बोलता है कि इकोनॉमिक के बेस में अगर रूल रेगुलेशन के बेस पर आप काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा वर्क करेगी, ज्यादा बेहतर काम करेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ज्यादा पैसे के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसे भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपको जो फैसिलिटी दी जाएगी वो भी मोटिवेट नहीं कर पाएगी। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या हुआ कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी मतलब कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कुछ एक रिलेशनशिप होता है, उसको सुधारना पड़ेगा, उसको हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तभी एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, खुश होगा। जब खुश होगा तो तभी वो काम करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की? एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो क्या हुआ जब ये हाफथॉर्न स्टडीज को डिटेल में नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा ही दिया ब्रीफ, इसलिए मैं ब्रीफ में ही जा रहा हूँ, ज्यादा हमने डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। तो क्या हुआ कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने जब ये हाफथॉर्न में जब स्टडी हुई, उसने बोला कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन जब तक वैसा ना हो, अच्छा ना हो, तब तक एम्प्लॉय जो है वो खुशी से काम नहीं कर सकता। तो इस हाफथॉर्न स्टडी में क्या पाया था कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप में जो बॉस वो बड़ा ज्यादा रिजिड था, वो एम्प्लॉय की सुनता नहीं, एम्प्लॉय की बात नहीं करता। लेकिन जब उसमें एक्सपेरिमेंट किया कि एक बॉस है, उसको उनकी बातें सुनने लगा, उनके ग्रीवेंसेस सुनने लगा, तो उन लोगों को लगा कि नहीं, ये इसको हमारे साथ काफ़ी अफेक्शन है, काफ़ी प्यार है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो काम करने का जो तरीका था उन एम्प्लॉइज़ का, चेंज हो गया। ठीक है? तो ह्यूमन रिलेशन फैक्टर जो मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में एक एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ऑब्जर्वेंट देखा या एक चीज वहां पे पाई गई। वो देखा कि जो लोग है ना, वो एक सोशल नॉर्म के हिसाब से काम करते हैं। सोशल नॉर्म्स मतलब देखा कि आप सोसाइटी में जबकि सारे लेबर एक जगह काम करते हैं, तो उनका एक काम करने का एक प्रतिशत, चाहे वो लोग एक रेट से काम करेंगे, चाहे 10 में से अगर जो 5 लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो उतना ही काम करेंगे जितना दूसरे लोग हैं। ताकि इससे ये होता है कि अगर मैं ज्यादा काम करता हूं तो उससे मेरे जो लोग हैं, जो कलीग हैं, उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो एक सोशल नॉर्म के हिसाब से ही एक जो सोशल ग्रुप बनता है, सोशल रिलेशन बनता है, तो उनके सोशल नॉर्म या सोशल महत्व या एक मापदंड के आधार से ही काम करते रहेंगे। ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में फाउंड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है इनफॉर्मल इंस्टीड ऑफ फॉर्मल। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रूल रेगुलेशन, ये हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल ऐसा होना चाहिए। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब कॉपरेशन से, जो लोगों के सोशल नेचर से, सोशल बिहेवियर से, जब वो
इकट्ठा होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर होती है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में ये देखा गया कि आपको फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, इनफॉर्मल भी बनना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल रूल पे ज़्यादा जाओगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन इंस्टीड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये पॉइंट मैंने पहले आपको क्लियर किया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं कि जो इकोनॉमिकल मैन की वो इंसान जिसको आप सिर्फ पैसे के दम पे ही मोटिवेट करते जाओगे। लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में क्या फाउंड किया गया कि ह्यूमन रिलेशन मैटर करता है। ठीक है, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मैटर करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन रिलेशन वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए ह्यूमन रिलेशनशिप में को हमें जानना पड़ेगा, उस पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कैसे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन कैसे हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव एफर्ट्स। तो अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जहाँ पे कॉपरेशन होता है, तो कॉपरेशन की जैसी ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव एफर्ट्स होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन में कई बार होता है कि ठीक है 10 लोग काम करा रहे हैं, कोई बोलेगा मैंने अपना काम कर लिया तो अपना काम करके निकल जाता है, क्योंकि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी होती है, उसका काम डिवीजन ऑफ वर्क होता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहाँ पे लोगों का अगर सहयोग होता, प्यार होता, तो वो अपने काम के साथ अगर कोई पिछड़ रहा है तो उसका काम भी करते हैं, तो वहाँ कलेक्टिव एफर्ट्स के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कोऑपरेशन जैसे मैंने बोला कि तालमेल, सहयोग, जो प्यार जो होता है, कोऑर्डिनेशन के अलावा ज़्यादा यहाँ कोऑपरेशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट करती है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में। जैसे मैंने आपको कि बॉस है, उसका बॉस का रिलेशनशिप कैसा है, वो किस प्रकार से डील कर रहा है, उसका एम्प्लॉयज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन कैसी है। तो एम्प्लॉय हमेशा जो है कर्मचारी वो संतुष्ट होना चाहिए। तो संतुष्टि जो मैं जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती है। संतुष्टि पैसे से कुछ टाइम तक हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पैसे की संतुष्टि खत्म हो जाती है। फिर मैटर करता है कि आप उस चीज से जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ खुश है कि नहीं है, वहाँ पे आपके बॉस का रिलेशन किस हिसाब से है कि नहीं है, वहाँ से आप खुश है कि नहीं है, आपके एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप उससे आप खुश है कि नहीं है। तो आपकी सेटिस्फिकेशन मैटर करती है और उसको देखना पड़ेगा। तो अगर जब तक उसको देखोगे नहीं तो तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर काम नहीं कर सकती। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के जो डिफरेंट करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से या इकोनॉमिकल मैन से, जो कि ये बताती है कि ह्यूमन को आप सिर्फ पैसे के दम पे ही मोटिवेट नहीं कर सकते। आप ह्यूमन को देखना पड़ेगा कि उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, उसके बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। लेकिन ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे अच्छे पॉइंट होने के बाद भी, मेरिट्स होने के बाद भी इसकी इस थ्योरी के भी क्रिटिसिज्म की गई है। तो क्रिटिसिज्म आपने खुद पढ़ना है, थोड़ा इसको समझना है, तो समझने के बाद डिटेल में हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग सभी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इसमें डिस्कशन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए ताकि मैं इसके लिए कुछ और वीडियो बना सकूं। डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्यूरोक्रेसी और जिसको बोलते हैं हिंदी में नौकरशाही। तो स्लाइड में मैंने जो लिखा है इसको समझने से पहले हम ब्यूरोक्रेसी का एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि क्या ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। तो उसके बाद ही हम इन स्लाइड्स में जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझेंगे। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आज के टाइम में मॉडर्न डे में हमारी कंट्री के अंदर जो सिस्टम है गवर्नेंस का, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो हम लोग अपने लोगों को चुन के भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, उनको प्राइम मिनिस्टर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है, गवर्नर बनता है, सीएम बनता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे डीसी बनते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, या किसी जॉब के लिए कोई इंसान रिक्रूटमेंट होती है जिसकी, तो सबके लिए हमने एक तरीका, एक रूल रेगुलेशन बनाया है, एक सिस्टम बनाया हुआ कि टीचर के लिए किस प्रकार से योग्यता होनी चाहिए, डीसी के लिए क्या होनी चाहिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या ये सिस्टम पहले भी था? अगर इसको कंपेयर करेंगे 200-200 साल पहले, तो आंसर ये है कि ऐसा नहीं था। तो ये सिस्टम जो आज का है, जो आज हमारे पास है, ये कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे बना, या इसकी जरूरत कब बनी? तो हम चलते हैं 100-200 साल पहले की बात करते हैं, जब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, जब ग्रुप ऑफ लोग इकट्ठे हुए, तो तब जो लोग थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होते थे या थोड़ा-सा तेज़ होते थे, तो वो सभी लोगों पे राज करना शुरू कर देते थे। और जो जिनको जो अच्छा लगता है उस प्रकार से वो अपने प्रतिनिधि या अपने सर्विस में रख लेते थे या उनको बेनिफिट दे देते थे। लेकिन वहाँ कोई रैशनल तरीका नहीं था, ठीक है? फिर धीरे-धीरे जब राजा-महाराजा आने लगे, उस टाइम भी ऐसा होने लगा, एक राजा बन गया जिसके पास ज़्यादा पैसा हो गया, या जो लोग ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनको सेनापति बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, फिर धीरे-धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी, तब डिमांड होने लगी। लोगों की पीछे एक रैशनैलिटी की डिमांड होने लगी कि ये चीज़ें जो चीज़ें हो रही है मनमानी के साथ, अब राजा की किसी डिस्क्रिशन के साथ या किसी एक इंसान की डिस्क्रिशन के हिसाब से, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए, बल्कि रेशनल होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए।
तो ऐसा सिस्टम जो इवॉल्व हो के जो आज के टाइम में जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और ये धीरे धीरे आगे आया और धीरे धीरे जब इसको पहचाना गया जब इस पर स्टडीज की गई तो इसको नाम दिया गया ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जो आप भी तौर पे हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है इसको कई बार आपने सुना भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन में कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा चलता है, नौकरशाही है। तो नौकरशाही एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको जानेंगे अब इन लाइन्स में। तो सर जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी वो कॉइंड, मतलब वो सबसे पहले किसने इजाद की है, वो इजाद की है विंसेंट डी गोर्ने ने। ठीक है, वो एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे 1975 में। और जिस वर्ड से इनको इन्होंने लाया है, कॉइंड किया गया है, उसका नाम है ब्यूरोमानिया। और ब्यूरोमानिया का मतलब क्या होता है कि ब्यूरो या डेस्क। आपने देखा होगा ब्यूरो मतलब बोल सकते हैं कि एक कमरा भी बोल सकते हैं, या डेस्क जहाँ पे एक चेयर लगी होती है और एक टेबल लगा होता है, तो इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो आप इसको आगे समझते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ने इसको ज्यादा डीपली या क्लियर वे में डिफाइन किया है। वो बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रशासन का एक सिस्टम, एक पार्ट है, उसको बोल सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है, जो कि करेक्टाइज कैसे करेक्ट, जिसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वहां पे क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी मतलब भेदभाव नहीं होता है, सब लोग बराबर होते हैं। एंड एब्सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें ब्यूरोक्रेसी के अंदर होगी। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज के मॉडर्न के टाइम में सब चीजें कैसी होती है, एक रूल रेगुलेशन के साथ होती है, जहाँ पे ये भेदभाव नहीं किया जाता है, जहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये गोरा है या काला है, या लंबा या चौड़ा, तो इसको हम ज्यादा चांस देंगे। जैसे कि पहला होता था 2-7 साल पहले, वहां पे जो इम्पार्शियलिटी होती है, इम्पार्शियलिटी मतलब जैसे राजा बोले या उसके जो लोग करीब हैं वो जैसा चाहे तो उसी हिसाब से मौके दिए जाते थे। वहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं होता, बिना किसी एक्सपर्ट के, बिना किसी क्वालिफिकेशन से उनको ओहदा दिया दिया जाता था। और ह्यूमैनिटी के वहाँ पे ये देखा होता कि कोई हाँ इंसान है या अच्छा है या बुरा है या गोरा है या काला है, तो इसके आधार को देख के ही दिया जाता था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये सारी चीजें लुप्त होती है। ब्यूरोक्रेसी में मतलब आपको ओहदा या काम या आपको पावर उस इंसान को दी जाएगी जो एक्सपर्ट है, और बिना किसी भेदभाव के दिया जाती है, और बिना किसी इंसान को देखा जाए, वहां देखा जाएगा इंसान में क्या वो क्वालिटी है या नहीं। तो इस प्रकार के सिस्टम, इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने क्या किया कि जो ब्यूरोक्रेसी जो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बोला कि ये आइडल टाइप है, गवर्नेंस सिस्टम का ये सबसे आइडल टाइप है। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने लिखा आइडल टाइप, जो अपनी बुक उसमें इन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा। और आगे क्या बोलते थे, थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें यह बताया गया कि जो ब्यूरोक्रेसी वो सबसे आइडल है। आइडल का मतलब होता है सबसे महान, सबसे ऊपर और सबसे स्पेशल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ये आपने बुक का नाम याद रखना, मैक्स वेबर ने कौन सी बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1927 में, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आइडल टाइप कहा। अब इस ब्यूरोक्रेसी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, या गवर्नेंस सिस्टम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीकों को उन्होंने 3 तरीके से डिफाइन किया। तो उनके हिसाब से इस प्रकार से पहला आता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मतलब ब्यूरोक्रेसी या रूल रेगुलेशन करने का जो तरीका है। ट्रेडिशनल वे में क्या होता था, ट्रेडिशनल वे जो अथॉरिटी थी उसमें कैसा होता था, पुराने तरीके में जो राजा महाराजा होता था, जब वो मर जाते थे तो उनका नेक्स्ट जो राजा बनता था वो उनका बेटा बनता था या उनका नजदीकी कोई बनता था। तो वो अथॉरिटी हमेशा वैसे ही ट्रांसफॉर्म होती रहती थी एक से दूसरे उनके वंश के आधार पे। तो इस प्रकार के अथॉरिटी को बोलते थे ट्रेडिशनल। तो जिस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगे, लोग जानकार होने वाले लगे, जागरूक होने लगे, तो उन्होंने इस ट्रेडिशनल अथॉरिटी को उन्होंने मना कर दिया कि राजा ही राजा क्यों बने, दूसरे लोग भी तो कॉम्पिटेंट, वो भी तो बन सकते हैं। तो इस पहली फॉर्म को बोला ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा उन्होंने लिखा क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। क्रिस्मेटिक का मतलब, क्रिश्माई मतलब ऐसा लोग जो थोड़ा सा तेज हो, शक्तिशाली हो, जो लोगों के बीच में जल्दी घुल मिल जाए। ठीक है, तो उसके आधार पर जब आपने पहले कहीं देखो किसी सोसाइटी में कोई लोग ज्यादा तेज होते हैं, वो सबको अपने वश में कर लेते हैं, या जो थोड़ा सा बल वाला हो तो अपने सब पे अपना पावर के आधार पे अपने लोग इन्फ्लुएंस डाल देता है। तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, और वो रूल करना स्टार्ट कर देता है वैसे लोग। तो ये क्रिस्मेटिक अथॉरिटी भी है, इसका भी क्रिटिसिज्म किया है कि कोई इंसान चाहे उसे बल हो या थोड़ा सा तेज हो दिमागी तौर पे, तो दूसरों पे राज नहीं कर सकता या दूसरों पे अथॉरिटी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, जो एक्सप्लेन किया थ्योरी की है गवर्नेंस का, वो कि लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो लीगल रैशनल अथॉरिटी का मतलब जब कानून के आधार पे जब आप किसी को चुनते हो,
रैशनली किसी को चुनते हो, कानून विवेकपूर्ण किसी को चुनते हो, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे उसको चुनते हो, तो उसको बोलते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। तो 3 प्रकार की अथॉरिटी या 3 प्रकार के गवर्नेंस सिस्टम पास्ट से लेकर और अभी तक हमारे सामने आए हैं। ट्रेडिशनल जो वंशवाद चलता, क्रिस्मेटिक जो होता है, कोई किसी प्रकार का जो कृष्माई मान सकते हैं कि जो थोड़ा चमत्कारी टाइप का होता है, थोड़ा सा अचानक निकल जाता है तो अथॉरिटी बन जाता है, वो दूसरों पर लीड करने लग पड़ता है, रूल करने लग पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो किसी संविधान के रूल रेगुलेशन, जैसे कि आज के समय पे हमारे पास जो चल रहा है, जैसे हमने प्रेसिडेंट को कैसा बनाया एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से, हमने पीएम को कैसे चुना, सीएम को कैसे चुना, डीसी को कैसे बनाया, तो ये सारी चीजें एक लीगल एक रूल के हिसाब से काम कर रही है। तो कहने का अर्थ है, अब तक हमने आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े, हमने ये समझा कि जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो पुराना तरीका था वो ट्रेडिशनल था, फिर क्रिस्मेटिक आया, फिर लीगल रैशनल आया। तो लीगल रैशनल को बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी, जहां पे एक रूल एक रेगुलेशन के आधार पर चीजें चलती है, जहां पे संविधान के आधार पे चलती है, जहां रूल ऑफ वर्क के आधार से चीजें चलती है, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी या उसको बोलते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, जिसको मैक्स वेबर ने आइडल टाइप कहा कि ये सबसे महान है, सबसे प्रतीक है ये गवर्नेंस का करने का सिस्टम। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप जान जाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आप जानेंगे कि कितना अच्छा है या कितना लीगल है। देखो, मैंने आपको हायरार्की के बारे में बोला, तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे पहले क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की बनी, पदानुक्रम, मतलब एक एक इंसान सबसे ऊपर होगा, उसके बाद नीचे होंगे, उनके एक पद बने होंगे उनकी योग्यता के आधार। ठीक है, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड होगी। ठीक है, एक इंसान ही जो दूसरे लोगों को कमांड दे पाएगा, डायरेक्शन दे पाएगा। रैशनलिटी मतलब बराबरी होगी, बैलेंस होगा, विवेकपूर्ण किसी भी काम को किया जाएगा तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि कितने लोग अगर एक लीडर बना है, एक अथॉरिटी दी है, डीसी को दी है, एसडीएम को दी है, प्रिंसिपल को दी है, तो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, या कि उसके नीचे कितने लोग होने चाहिए। ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी में स्पेसिफाई की। उसके बाद स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मेन काम है कि हर काम के लिए एक स्पेशलाइज बंदा होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट, फिर जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी को आगे एक्सपेरिमेंट होते रहे, रिसर्च होते रही, तो उसमें ये किया गया कि फिक्स सैलरी होनी, जो आप एम्प्लॉय और जो आपके अंदर जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी फिक्स सैलरी होनी चाहिए। जो वेतन दे रहे हो उसका भी कोई निर्धारण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कभी 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, या कभी कुछ भी नहीं दो, तो उसका एक फिक्स चीज होनी चाहिए। तो ये सिस्टम जो बना है, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बना कि एक सिस्टमेटिकल तरीके से हर चीज को हमने करना है। नेक्स्ट होता है कि फिक्स टेन्योर। तो आज के टाइम में आप देखो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिस्टम क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर है, हमारे पीएम का है, गवर्नमेंट का फिक्स टेन्योर है, इवन एम्प्लॉयज का फिक्स टेन्योर है। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्लेस फॉर वर्क। तो काम करने का एक कुछ प्लेस हो, जैसे हमारा गवर्नमेंट का अपना प्लेस है, सीएम का अपना प्लेस है, प्राइम मिनिस्टर का अपना प्लेस है, उनका मीटिंग करने का अपना प्लेस है, प्रेसिडेंट का अपना प्लेस है, प्रिंसिपल का अपना प्लेस होगा, टीचर का अपना प्लेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी का एक मेन पार्ट है कि अगर पहले के टाइम में देखो तो जब राजा महाराजा का टाइम था, या लीगल जब ट्रेडिशनल अथॉरिटी चल रही थी, या जब क्रिस्मेटिक चल रही थी, तब डिसिप्लिन का कोई बात नहीं, जो अगर जो शक्तिशाली जो चाहता था अथॉरिटी के अंदर वही होगा, उसमें उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। लेकिन आज के दौर में सब डिसिप्लिन के अंदर होता है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कुछ गलत करता, हमारे देश का प्रेसिडेंट भी कुछ गलत करता, सीएम भी कुछ गलत है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है, रूल रेगुलेशन जो हमारे संविधान के अंदर हमने दी है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कौन से लोग किसको किसके अंदर काम करें या किसकी सुनेंगे। तो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पहले भी आप तक डिस्कस कर चुके हैं, ये ब्यूरोक्रेसी में आई है। तो इस ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं लीगल रैशनल। ठीक है, लीगल रैशनल मतलब ब्यूरोक्रेसी मतलब एक रूल और रेगुलेशन, ये संविधान के आधार पर जब गवर्नेंस सिस्टम चलाते हैं, जब अथॉरिटी को चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और प्रेस करें बेल आइकन बटन को। लेकिन इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन मिलती रहे।